अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। तहरीक इंसाफ की ये पुरानी रविश रही है कि वो अपने हक में फैसले कराने के लिए किसी भी इदारे को तनकीद का निशाना बनाते हैं। उस इदारे से मुंसलिक अफराद के खिलाफ महाज बनाकर प्रोपेगेंडा किया जाता है और दबाव में लाने की कोशिश की जाती है। तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली या चाल अब तक कामयाब महसूस होती है और इस जमात से मुंसलिक कायदीन ने यह तरीका वारदात अपनाकर अपनी जमात के हक में कई तरह के फैसले कराए। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल हमें तोशाखाना केस से मिलती है। तहरीक इंसाफ ने इस केस से बचने के लिए पहले मुतअद्दिद ताखीरी हरबे अपनाए और बाद में जब वो ताखीरी हरबे नाकाम हुए तो इस केस में होने वाले ट्रायल को रुकवाने के लिए आला अदालतों का रुख किया। उधर से भी नाकामी के बाद पहले सेशन जज हुमायूं दिलावर को मुतनाज़ बनाया गया, उनके खिलाफ मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई गई और फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट से मुतअद्दिद बार रिलीफ लेने के बावजूद अब जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ को सजा सुनाई जा चुकी है तो रिलीफ लेने की खातिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ उनकी किरदार कुशी की जा रही है और मुनज़्ज़म तरीके से उन्हें मुतनाज़ा करने की कोशिश की जा रही है। यही नहीं बल्कि उन्हें केस से अलग होने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल देते हुए लतीफ खोसा ने जहां बार बार अदालत पर आज ही फैसला देने की रट लगाई, वहीं उन्होंने चीफ जस्टिस पर इल्जामात की बौछार भी की, जिसके बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से एक एलामिया सामने आया और इस एलामिये में भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सख्त जबान इस्तेमाल की गई, जो कि न सिर्फ सख्त थी बल्कि अखलाक से भी आ रही थी, जिसका मकसद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को प्रेशराइज करना था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की दरखास्त के बरक्स जुमेरात तक इस केस की समाअत मुलतवी की, वो भी इस बिना पर कि आज सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत होना थी। इसके बावजूद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ महाज बनाया गया। आज सुप्रीम कोर्ट में भी तोशाखाना केस की समाअत हुई, जिसमें चीफ जस्टिस का कहना था कि तोशाखाना केस कोर्ट का हुक्म दुरुस्त नहीं, अगर कोई फैसला गलत है तो इसमें मुदाखलत कर सकते हैं। आज की समाअत का तहरीरी फैसला जारी हो चुका है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तोशाखाना केस की आज की समाअत का फैसला लिखवाते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एहतराम में अदालत कल तक इंतजार करेगी। ट्रायल के कानूनी निकात का तकाजा पूरा होना चाहिए। ट्रायल कोर्ट ने इख्तियार समाअत हाई कोर्ट के मुस्तरद शुदा फैसले पर इन्हिसार करके फैसला सुना दिया। दरखास्त गुजार ने 342 के बयान में कहा कि वो गवाहान पेश करना चाहते हैं। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की गवाहान पेश करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत के फैसले में यह भी लिखवाया कि ट्रायल कोर्ट ने दरखास्त इस बुनियाद पर मुस्तरद की कि गवाहान मुतल्लका नहीं। 5 अगस्त को 2 या 3 बार केस कॉल करके एक्स पार्टी को फैसला सुना दिया गया। यह कानून का संजीदा नुक्ता है। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि अपील हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है और इस पर समाअत होना है। अपील के साथ सजा मुअत्तली की दरखास्त भी मौजूद है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि फिलहाल इस मामले में मुदाखलत नहीं करेंगे, पहले हाई कोर्ट को फैसला करने दे, इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज से मुकालमा करते हुए कहा कि आप फेयर वकील हैं, मुल्जिम को जवाब देने के लिए खातिर खा वक्त नहीं दिया गया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा कि किसी भी मुल्जिम के गवाहान पेश करने का हक नहीं छीनना चाहिए। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के अगले ही दिन केस का फैसला कर दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट कल सुबह इस केस को सुने। सुप्रीम कोर्ट दोपहर 1 बजे समाअत करेगी। अदालत ने तोशाखाना केस की समाअत कल 1:30 बजे तक मुलतवी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत और इसके तहरीर हुक्मनामे से मुतालिक ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जल्द इंसाफ मुहैया कर देगी। ये इंसाफ की वही किस्म है जिस पर अदलिया तनकीद की जद में आती है, खासकर चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल। इस केस की समाअत के बाद आज भी मुस्लिम लीग नून की जानिब से चीफ जस्टिस के खिलाफ सख्त तनकीद की गई। यहां तक कि कई रोज से खामोश मरियम नवाज ने भी ट्विटर एक्स पर अपना मौकिफ दिया और अपने कई रोज बाद दिए गए इस ट्वीट में चीफ जस्टिस को हदफ तनकीद बनाया। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कहना है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन पीटीआई की वकालत करना उन्हें इमरान खान को अच्छा नहीं बना सकता। मरियम नवाज ने मजीद लिखा कि इससे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इमेज खराब होगा, बहुत ही शर्मनाक। आज नवाज शरीफ ने भी लंदन में मीडिया से गुफ्तगू की और चीफ जस्टिस को हदफ तनकीद बनाया और कहा कि 2017 के चीफ जस्टिस नवाज शरीफ को दीवार से लगाने में लगे थे और आज के चीफ जस्टिस बानी पीटीआई को बचाने में लगे। अब कुछ नहीं किया हमारे खिलाफ और जो कुछ किया है उस सारी की गवाहियां भी आ रही हैं, उनके अपने इदारों के अंदर से आ रही हैं। एक ऐसे बंदे को जो एक मुख्तलिफ किस्म के अपना करप्शनों में मुलविस है और जो कि अपना ये तोशाखाना से लेके तो अल-कादर ट्रस्ट तक, जिसमें अरबों रुपए की चोरी पकड़ी गई है, उसको बचाने के लिए सरगर्म है चीफ जस्टिस आज के। यानी फ़र्क देखें आप, उस वक्त के चीफ जस्टिस नवाज शरीफ को दीवार से लगाने पे लगे हुए थे और आज के चीफ जस्टिस इमरान को बचाने पे लगे हुए। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपनी कैरियर को दांव पे लगा रहा है।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने करियर को दांव पर लगा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ और अता तारड़ ने भी चीफ जस्टिस पर सख्त तनकीद की और कहा कि आज भी अगर किसी इदारे में बैठे कुछ लोगों की ये सोच है और जो फैसलों से नजर भी आती है कि नवाज शरीफ की मकबूलियत को तोड़कर कबूलियत रखने वालों को लाया जाएगा, तो ये रियासत की खिदमत नहीं है, बल्कि वो लोग रियासत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। आज भी अगर किसी अदारे में बैठे लोगों की ये सोच है, अगर है, और जो के फैसलों से किसी हद तक नजर आती है कि नवाज शरीफ की मकबूलियत को आज भी तोड़कर कबूलियत रखने वाले लोगों को लाया जाएगा, तो यह रियासत की खिदमत नहीं है, यह रियासत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने की मनसूबाबंदी वो लोग कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस में कल एक अहम दिन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस समाअत के लिए मुकर्रर है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी समाअत के लिए 2 बजे का वक्त मुकर्रर कर दिया है। लेकिन पेशतर इससे कि यह समाअत हो और चेयरमैन पीटीआई के हक में या उनकी मुखालिफत में जो भी फैसला है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बयानिया तश्कील देना शुरू कर दिया है। और इसी बयानिए की कड़ी है कि सबसे पहले चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज की तरफ से ट्विटर एक्स पर एक स्टेटमेंट सामने आता है। उसके बाद कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लंदन से एक बयान देते हैं और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की दीगर क़यादत भी इस केस का फैसला आने से पहले ही एक नैरेटिव बना रही है। अब सवाल बड़ा सादा सा है, क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जाते जाते अपनी रिटायरमेंट से पहले चंद इंपॉर्टेंट केसेस का फैसला करने जा रहे हैं? और उन इंपॉर्टेंट केसेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट केस जिसमें चेयरमैन पीटीआई अटक जेल के अंदर कैद हैं, इस केस का फैसला मकसूद है। और आज तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वक्त दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को और खासतौर पर चेयरमैन पीटीआई के वकला को कि जाएं और इस फॉरम को एक्सरसाइज करें। अब कल जो भी फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आता है, उसके फौरन बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये केस लगा हुआ है। यानी अगर ट्रायल कोर्ट ने फैसला उजलत में दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी खासी तेजी दिखा रही है। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इस केस का फैसला सुनाने में खासी संजीदा दिखाई देती है। और आज जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच की तरफ से सामने आई है, मोर और लेस वो सिमिलर है, जिसमें जस्टिस जमाल खान मंदूखेल, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने यही ऑब्जर्वेशंस दी है। कॉमनैलिटीज हैं कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में कुछ खामियां हैं, ट्रायल का कोर्ट का फैसला उजलत में किया गया। और जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने तो ये तक कहा कि इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को नज़रअंदाज करके ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया है। अब ट्रायल कोर्ट के जज को इस फैसले पर तनकीद का निशाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाया। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उनके खिलाफ रेफरेंस लाने तक की धमकियां दी गई और फिर उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू भी किया गया और सुप्रीम कोर्ट को उनके खिलाफ नोटिस लेने का भी कहा गया। और कहा गया चेयरमैन पीटीआई की तरफ से इससे पहले भी कि उनको चेयरमैन पीटीआई के केसेस नहीं सुनने चाहिए। अब वही जस्टिस आबिर फारूक है और उनके साथ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी होंगे। 2 रुकनी बेंच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो इस केस को सुनने जा रहा है। लेकिन अहम पहलू यह भी है कि एक तरफ जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर बहुत तनकीद हो रही है, तो वहीं 2 हफ्ते की मोहलत मांगी गई थी इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज साहब की तरफ से। लेकिन उस 2 हफ्ते की मोहलत को तो नहीं सुना गया या इतना वक्त नहीं दिया गया, बल्कि एक ही रोज इल्तवा में डाला गया और कल के दिन के लिए इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। अगर हमारे साथ हसन रजा पाशा साहब हैं, प्रोड्यूसर साहब कंफर्म करें तो हम पाशा साहब को लेंगे। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा पाशा साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। इस केस के लीगल एस्पेक्ट्स पर उनसे बात करेंगे। पाशा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाशा साहब, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज बड़े इंपॉर्टेंट केस की समाअत हुई और 3 रुकनी बेंच ने जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं उसे ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश की कि ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था उसमें बहुत सारे लेकुनाज मौजूद हैं, उसमें खामियां मौजूद हैं। किस तरह से देख रहे हैं, क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से चेयरमैन पीटीआई के लिए जाते जाते इसमें कोई रिलीफ दे सकते हैं? मेरा ख्याल है कि चूंकि एक फोरम दरमियान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मौजूद है और उसने कॉग्निजेंस ली हुई है और इसीलिए उन्होंने कल 2 बजे का टाइम रखा है। और चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कल सुबह का वो टाइम फिक्स है डिसीजन के लिए, उसके आर्गूमेंट्स के लिए, और कैटेगरिकली ये कहा है कि हम हाई कोर्ट की जो है वो रिस्पेक्ट करते हुए इंटरफेरेंस नहीं कर रहे। आपको याद होगा कि आपके प्रोग्राम में भी हमने यही बात की थी कि 2-3 ऐसे चीज़ें हैं इस केस में जिसमें एपलेट स्टेज पे खान साहब को फ़ायदा पहुंच सकता है, जिसमें नंबर 1 जो है वो उनको डिफेंस एविडेंस पेश ना करने की मोहलत जो है वो ना देना। एडमिटेडली उन्होंने
342 की स्टेटमेंट में जब कोर्ट ने ये क्वेश्चन किया कि क्या आप डिफेंस एविडेंस देना चाहते हैं, तो उन्होंने रिप्लाई किया कि यस मैं देना चाहता हूं। और उनके वकला ने अब एक लिस्ट ऑफ विटनेसेस दे दी, लेकिन जज साहब ने जल्दबाजी का मुजाहरा करते हुए कहा जी आज उनको पेश करें। वो नहीं पेश कर सके कि शायद एक आध गवाह कराची से आना था, तो उन्होंने कहा कि कल या परसों तक दे दें, लेकिन वो मोहलत उन्होंने नहीं दी और उसका आर्डर उसी वक्त सुना दिया कि मैं ये समझता हूं कि ये इररेलेवेंट एविडेंस है। हम ये समझते हैं कि ये चीज उन्होंने कोई मुनासिब नहीं की। हर मुल्ज़म का हक होता है कि वो डिफेंस एविडेंस दे, और वहां पे वो राइट उनका एक्रू हो गया था 342 की स्टेटमेंट में जब इनको दिया गया। आप समझते हैं कि ट्रायल कोर्ट में उन्हें हक दिफा नहीं दिया गया और ट्रायल कोर्ट के फैसले में खामियां या यूं कहिए कि ब्लंडर्स हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच को यह कहना पड़ा कि ट्रायल कोर्ट को उजलत क्या थी फैसला देने में? आप समझते हैं कि ब्लंडर्स हैं उसमें, ये लैकूनास मौजूद है? जी बिल्कुल ये मौजूद है और इसका बेनिफिट इनको मिलना है। और दूसरा जो है वो 2 दफा हाई कोर्ट ने मैटर रिमांड किया ट्रायल कोर्ट को। पहली दफा ये कहा कि विद इन 7 डेज इनको सुन के दोनों पार्टीज को मेंटेनेबिलिटी के पॉइंट पे आप स्पीकिंग ऑर्डर करें, तो उन्होंने 7 डेज के बजाय 3rd डे ही एक फैसला कर दिया कि मेंटेनेबल है और प्रोसीडिंग शुरू कर दी। दोबारा वही मैटर जब आया तो फिर हाई कोर्ट ने कहा, और वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने केस फिक्स किया और 3 दफा पुकार कराई। कुछ लैप्सेस नो डाउट के पीटीआई के वकला के थे कि वो पहली पुकार पे हाजिर नहीं हुए, दूसरी पे नहीं हुए, चौथी पे जाके या 5वीं पे जाके हुए। उस वक्त वो एप्लीकेशन वो डिसमिस कर चुके थे। लेकिन मैं समझता हूँ उसमें भी उन्होंने जल्दबाजी का मुजाहरा किया। अगर 1 या 2 दिन की डेट दे देते तो ये हो सकता है कि ये लैप्सेस ना होने की वजह से एपीलेट स्टेज पे प्रोसिक्यूशन को फायदा पहुंचता। अब ये जो 2-3 चीजें हैं, इन्हीं की बुनियाद के बिना पे पहले भी आपको अर्ज किया था और आज भी ये मैं डिटरमिन हूं कि यही चीजें अपील में उनको फायदा पहुंचाएंगी। पाशा साहब, ट्रायल कोर्ट उजलत में थी, तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की प्रोसीडिंग्स देख के लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी उजलत में है? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेरेंस नहीं की। मैं समझता हूं कि ये अच्छी बात है, उनको इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए थी। पहले ये मामलात बहुत ज्यादा परेशान कुन है कि 184(3) की कॉग्निजेंस लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो नीचे 3 फोरम है उनसे महरूम कर देती है किसी फरीक को। तो आज भी एक ऐसा मामला था जिसको ये कह सकते थे कि ये मामला तो ट्रायल कोर्ट ने डिसाइड कर दिया और ये इनफ्रेक्चुअस हो गया। उसके बावजूद उन्होंने हेयरिंग की, पूरी बहस सुनी और उसके बाद चीफ जस्टिस साहब की जो एक उसमें था एक ऑब्जर्वेशन कि जरूरी नहीं है कि हम हर गलत बुनियाद पे खड़ी की गई इमारत को गिरा दें, क्योंकि उन्होंने उनके वकील पीटीआई के वकील के उस आर्गूमेंट के जवाब में दिया कि सेक्रेटरी को इख्तियार नहीं था ऑन बिहाफ ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वो रेफरेंस दायर करे, और दूसरा उनका ऑब्जेक्शन था कि ये 120 दिन के बाद जो है वो रेफरेंस दायर किया गया है, तो इसलिए ये मेंटेनेबल नहीं है। तो इन बातों पे जनाब चीफ जस्टिस साहब ने ये रिमार्क्स दिए। देखिए, चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा को आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो ये कहा है कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फॉरम आपके पास अवेलेबल है पहले इसको एक्सरसाइज करें, पहले आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जाएं। यानी मामला आईएचसी में आएगा, उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फिर कंटिन्यू करेगा। क्या देख रहे हैं कि कल समाअत जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने जा रही है, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो एपलेट कोर्ट का फैसला आया है उसके खिलाफ जो रिलीफ है वो मिल सकता है इस स्टेज के ऊपर? मेरा ख्याल है कि देखिए बतौर कानून के तालिब इल्म मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि चेयरमैन पीटीआई को 3 साल सजा हुई है, जिसको हम कानून की इस्तिलाह में शॉर्ट सेंटेंस कहते हैं, और शॉर्ट सेंटेंस की जो सस्पेंशन है वो इतने दिनों में हो जाती है और हो जानी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब बहुत सारे केसेस में उनकी जो प्री अरेस्ट बेल एप्लीकेशन थी वो अदम हाजिरी की बुनियाद पे डिसमिस हो गई हैं, तो फौरी तौर पे जेल से निकलने का मुझे इम्कान नजर नहीं आ रहा अनटिल एंड अनलेस जिन
केसेस की जमानतें मनसूख हो गई हैं, उनमें फिर वो नहीं, लेकिन पाशा साहब, as far as after arrest this case is concerned, तोशा खाना केस के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिलता हुआ देख रहा है, बाकी केसेस की बात तो बाद में। जी, मैं रिलीफ मिलते हुए देख रहा हूँ और मिलना चाहिए उनको, ये उनका राइट है। शॉर्ट सेंटेंस है तो इसको इंडेफिनिट पीरियड के लिए आप विदहेल्ड नहीं कर सकते। वो तो इंटरिम रिलीफ मिल सकता है, लेकिन जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला है वो तो एज इट इज रहेगा। इंटरिम रिलीफ जरूर मिल सकता है कि उनको जमानत मिल जाए, लेकिन इस इंटरिम रिलीफ के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन का दाग तो नहीं धुल सकता पाशा साहब। बिल्कुल नहीं, डिस्क्वालिफिकेशन का दाग तब धुलेगा जब ये बरी हो जाएंगे, चाहे या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बरी होते हैं या सुप्रीम कोर्ट से। बरी होने के बाद ही डिस्क्वालिफिकेशन का, क्योंकि ये जो बाहर बेल होने वाली बात है ना, ये सर वो जजमेंट वक्ती तौर पे सस्पेंड होती है, बर्रियत नहीं होती। वो सजा अपनी जगह पे मौजूद होती है, लेकिन सस्पेंशन होने की वजह से बेल ग्रांट की जाती है, वो बाहर आ जाते हैं। लास्टली देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तब आएगा जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई रिलीफ ना मिल सका, इस वक्त तो यही लग रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक दरखास्त और भी चेयरमैन पीटीआई ने अपने वकला की वसातत से की है, और वो अगेंस्ट चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उन पर तनकीद की जा रही है और फिर सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं, खासतौर पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर जो ट्रोलिंग हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ोमा भी उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं और जिस तरह की बदजुबानी हो रही है, हाउ डू यू सी दिस? एक रहनुमा ने तो ये तक कह दिया कि वो रेफरेंस लाएंगे उनके खिलाफ। देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती है, इस तमाम मैटर को पोलिटिसाइज किया जा रहा है। आप देखें कि कल हम देख रहे थे कि कोर कमेटी की मीटिंग हुई और वहां पे ये डिसाइड किया कि हम रेफरेंस फाइल करेंगे, और जो ऑब्जेक्शन लगाए गए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे वो भी हैं कि जी बाइस्ड हैं, दिस एंड दैट सारा। तो हम इनकी जो केसेस हैं वो पेशावर या लाहौर हाई कोर्ट में मुंतकिल किए जाए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई है, वहाँ मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है उन्होंने उस पर ऑब्जेक्शन किए। तो ये सारे सियासी मामलात हैं और अदालतें अपने आप को बस बचा के ही रखें तो बेहतर है। मैं नहीं समझता कि ये इस स्टेज पे दोनों पार्टीज को ऐसी बात करनी चाहिए। देखिए, अगर शॉर्ट सेंटेंस है, उनकी बेल अदरवाइज भी होती है, किसी वकील से, अपने वकील से पता कर ले कि क्या 3 साल के लिए वो अंदर रह सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं, बेल ग्रांट होती है। और ये ऐसे प्रेसिडेंट 1-2 नहीं, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स हैं। तो आप इस बात पे अगर मेलाइन करें जज को, और अगर दूसरी तरफ देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने अगर एक दिन की मोहलत, यानी दो हफ्ते मांग रहे थे उनके वकील जी, तो मोहलत तो 1 रोज की थी, उन्होंने 1 दिन की दी, तो क्या हर्ज होती रहती है। 1 दिन की दी है, कल उन्होंने हेयरिंग करनी है और होपफुली वो ग्रांट कर देंगे, तसल्ली रखे, मुझे तो लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पाशा साहब। हसन रजा पाशा हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल, और देख रहे हैं कि इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ मिल सकता है। ताहम कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा चेयरमैन पीटीआई के तोशा खाना केस में फेट को डिटर्मिन करने के लिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सदर मुमलिकत भी इन एक्शन दिखाई दे रहे हैं और उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक खत लिख दिया है कि स्पिंग होगी, बैठते हैं, कंसल्टेशन के बाद कोई डेट फाइनलाइज करते हैं। ये मामला कॉन्स्टिट्यूशनली क्या प्रेसिडेंट ये मामला उठा सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर बाइंडिंग है कि वो जाके मुलाकात करें? ब्रेक के बाद इस पर बात करता है। सदर मुमलिकत की एक मुतनाज़ ट्वीट और इसके बाद उन पर होने वाली तुंदो तेज तनकीद से ऐसा लग रहा था कि अब सदर मुमलिकत सदारती महल में महसूर हो चुके हैं, उनके खिलाफ शिकंजा कसा जा चुका है। ये पेशगोई भी की जा रही थी कि जल्द या बदेर वो अपनी मुकर्रर मुद्दत मुकम्मल करने के बाद मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। इस मुख्तसर वक्त के दौरान भी उन्हें कोई भी फैसला लेने का हुक्म जारी करने में मुश्किलात का सामना होगा, लेकिन ये तमाम अंदाजे और दावे आज उस वक्त गलत साबित हो गए जब उन्होंने 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक खत लिख डाला है, जिसमें उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को याद दहानी कराई है कि सदर मुमलिकत ने 9 अगस्त को वजीर आजम के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया। सदर आइन के आर्टिकल 48 क्लॉज 5 के तहत असम्बली के आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तहलील की तारीख के 90 दिन में तारीख मुकर्रर करने के पाबंद है। खत में कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आज या कल सदर के साथ मुलाकात के लिए मुदू किया जाता है ताकि आम इंतखाबात के लिए मुनासिब तारीख तय की जा सके। सदर मुमलिकत के आज के खत ने साबित कर दिया है कि वो ना तो किसी दबाव का शिकार है और ना किसी
प्रेशर को खातिर में ला रहे हैं। मुखालिफिन जितना मर्जी जोर लगा लें, वो अपनी पार्टी के वफादार ही रहेंगे। अगर बात की जाए तो 90 रोज में इलेक्शंस कराने की इस यकनोकाती एजेंडे पर मुस्लिम लीग नून के अलावा बाकी तमाम जमातें यकज़बान नजर आती हैं। इस सारे अमल में इलेक्शन कमीशन का किरदार भी खासा मशकूक है। हाल ही में पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी कुंवर दिलशाद, जो कि पंजाब की निगरान हुकूमत में कलीदी ओहदे पर विराजमान है, उन्होंने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। उन्होंने एक मोतबर अखबार को इंटरव्यू देते हुए इस बात का इजहार किया कि आम इंतखाबात मई 2024 से कबल मुमकिन नहीं है, यानी इंतखाबात 3 माह या 6 माह में नहीं 9 माह बाद होने का इम्कान है। जिसकी वजाहत करते हुए उन्होंने बताया कि 2023 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर नई हल्का बंदियां 4 माह में ही मुकम्मल हो सकेंगी और फिर इस यानी खाना शुमारी की बुनियाद पर इंतखाबी फहरिस्तों पर नजर सानी करना होगी। नजर सानी शुदा इंतखाबी फहरिस्तों पर एतराज़ात भी होंगे और फिर वोटर फहरिस्तों की तबाद का अमल मुकम्मल होने में भी 3 माह दरकार होंगे। 2 माह बाद इंतखाबी शेड्यूल के इजरा के लिए 54 दिन चाहिए। इस तरह आइंदा आम इंतखाबात का इनेकाद 9 माह या मई 2024 से कबल मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। कुंवर दिलशाद का ये बयान अपनी मिसाल आप है। उनकी ये राय इलेक्शन को मजीद ताखीर की जानिब धकेलने की कोशिश है। अब यह सवाल यह है कि एक मुंतखब असम्बली जैसे तैसे तकरीबन अपनी मुकर्ररा मुद्दत मुकम्मल करने के बाद तहलील हुई, इन 5 बरसों के दौरान वो इदारा जैसे कुंवर दिलशाद साहब मुंसलिक रहे, उन्होंने इलेक्शन कराने के लिए कोई इकदाम क्यों नहीं उठाए? कुंवर दिलशाद इलेक्शन की ताखीर के लिए जो वजूहात बता रहे हैं उन पर 5 बरस के दौरान काम क्यों नहीं किया गया? अब जब इंतखाबात सर पर है तो इस ताखीर का इसको शिकार बनाने के लिए नया बयानिया घड़ा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन का किरदार इस हवाले से भी मशकूक है कि उसने पहले इलेक्शन ताखीर से कराने का हुक्मनामा जारी किया और इसके बाद इस इदारे को ख्याल आया कि इलेक्शन से मुतालिक बड़ी जमातों से मुशावरत की जाए। यानी पहले इलेक्शन के हवाले से एक प्रोसेस बता दिया गया कि ये होगा और इसमें तकरीबन इतना वक्त दरकार होगा। उसके बाद तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को मुशावरत के लिए बुलाया जा रहा है। मुशावरत पहले करना ज़रूरी नहीं थी, अब फैसला सादर करने के बाद दिखावे के लिए जमातों को बुलाया जा रहा है और बाद में तमाम तर जिम्मेदारी उनके कांधों पर लाद दी जाएगी। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के अलावा तकरीबन तमाम जमातें ही अब मुकर्ररा वक्त पर इलेक्शंस कराने के लिए जोर डाल रही हैं और मुतालिबात को मनवाने के लिए तुंदो तेज बयानात भी दाग रही हैं। सबसे अहम बयान पीडीएम तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला का है, जिन्होंने कल एक निजी टीवी शो में बात करते हुए निगरान हुकूमत पर सख्त तनकीद की और साथ में मुकर्ररा मुद्दत में इलेक्शंस कराने के लिए तहरीक चलाने का इंदिया दिया है। पीडीएम के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला का कहना है कि फरवरी में इंतखाबात ना हुए तो फिर खामोश आमरीत होगी और ऐसे अमल पर सियासी इंतखाबात के लिए तहरीक चलाने पर मजबूर होंगी। पीडीएम तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने तो तबले जंग बजा दिया है। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है और 90 रोज़ में इंतखाबात का मुतालबा कर रही है। आज सेनेटर रज़ा रब्बानी ने भी इस हवाले से स्टेटमेंट दिया है कि 90 रोज़ से आगे जाना कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक अमल नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी और फिर नबील गबोल भी अपने रिजर्वेशंस का इजहार कर चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तकरीबन सेम पेज पे है इलेक्शन से मुतालिक। अब मुस्तकबिल के लाएमर और इलेक्शंस के हवाले से मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली की बात की जाए तो आने वाले 72 घंटे इंतहाई अहम समझे जा रहे हैं। इन 72 घंटों में लंदन में अहम फैसले मुतवक्की हैं क्योंकि शहबाज शरीफ लंदन में मौजूद है। मुस्लिम लीग नून की दीगर सीनियर क़यादत का भी जल्द ही लंदन पहुंचने का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून अब चंद रोज़ की खामोशी के बाद एक नई अगड़ाई ले रही है। मरीम नवाज़ का तवील खामोशी के बाद ट्विटर पर आना, नवाज शरीफ को मीडिया को बयानात देना, इस बात का सबूत है कि मुस्लिम लीग नून अब इलेक्शंस की अमद शुरू करने जा रही है या खामोशी तोड़ने जा रही है, जो अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लबों पर है। इस पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब ने भी ज्वाइन किया है। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राना साहब, सबसे पहले तो फरमाइए कि आप लंदन कब जा रहे हैं? मैं भी सोच रहा हूँ सितंबर में जो है कायदे मोहतरम के पास विजिट करने का। जी, तो सितंबर में तो कायदे मोहतरम ने खुद नहीं आना था। बिल्कुल, कोशिश यही है कि उनके साथ वापस आ जाएं पाकिस्तान। अगले 72 घंटों में आपकी बेशतर क़यादत लंदन में होगी, ये खबर दुरुस्त है? जी बिल्कुल, वहाँ जो है पार्टी लेवल की मीटिंग्स जो हैं वो जारी हैं और उसके अंदर मियाँ साहब की वापसी, इलेक्शंस की कैंपेन और दीगर मामलात के ऊपर गुफ्तगू है। तो इस सिलसिले में मियाँ साहब ने जो है वो दीगर जो हमारे लीडर्स हैं PMLN के, उनको जो है वो मदऊ किया है। अच्छा राना साहब, एज फार एज इलेक्शन कैंपेन इज कंसर्न, वो तो तब होगी ना जब इलेक्शंस होंगे। आज सदर ममलिकत ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा है और उसमें कहा है कि तारीख मुकर्रर करें, तो किस तरह से देखते हैं इस डेवलपमेंट को? देखिए, मैं समझता हूँ कि डीलिमिटेशन का स्केड्यूल जारी हो गया। मैं तो समझ रहा हूँ कि शायद सदर साहब के स्टाफ जो हैं उनको ये बताना भी भूल गए हैं कि डीलिमिटेशन का स्केड्यूल जारी हो चुका है।
तो वरना अगर उनको पता होता तो शायद वो ये मीटिंग ना जो है वो कॉल करके, क्योंकि अगर वो जाते हैं वहाँ जब इलेक्शन कमीशन के जो हेड हैं, तो वो भी उनको वो स्केड्यूल दे देंगे कि अभी डीलिमिटेशन का प्रोसेस मुकम्मल होगा, उसके बाद हम इलेक्शंस की डेट जो है वो देंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इज वेरी सेटिस्फाइड विद दिस कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर रहा है, डीलिमिटेशन का प्रोसेस, इंतखाबात कभी होते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे आवाज उठा रही है और उन्होंने अपनी मजलिस आमला का इजलास भी बुला लिया है। आज सेनेटर रजा रब्बानी का स्टेटमेंट था कि 90 रोज से इंतखाबात कॉन्स्टिट्यूशनली आगे नहीं जा सकते। फिर पीडीएम सरबरा हाफिज अब्दुल्ला ने भी आज खासा तबले जंग बजा दिया है कि इंतखाबात डिले होंगे तो फिर कोई सियासी तहरीक शुरू हो सकती है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इतनी ज्यादा सेटिस्फाइड क्यों है या अभी तक खामोश क्यों है इस मामले पर? नहीं, देखिए, जो हमदुल्ला साहब ने बात की, उन्होंने हमारे मौक़िफ़ पे ही वो खड़े हैं कि अगर डीलिमिटेशन के बाद इलेक्शन की डेट अनाउंस ना हुई तो फिर वो जो है वो मामलात को आगे लेके या तहरीक की जिसकी उन्होंने बात की, तो उन्होंने दुरुस्त फरमाया। डीलिमिटेशन का जो प्रोसेस है वो उसके ऊपर तो पीडीएम की कोलिशन हुकूमत ने नॉट दिया, उसमें सब शामिल थे, पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, किसी ने एतराज़ नहीं उठाया। अब जाहिर सी बात है डीलिमिटेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन ने करनी है, वो किसी जमात ने तो नहीं करनी, तो वो बेहतर तरीके, हम भी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उसको वो जल्दी मुकम्मल कर लें। अगर वो 1 महीने में मुकम्मल हो सकती है तो 1 महीने में नहीं, लेकिन वो होती भी नजर नहीं आ रही ना सर। आज साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुंवर दिलशाद साहब ने कहा कि इंतखाबात मई से, यानी अगले साल मई से पहले मुमकिन नहीं है, और आप फरवरी का जो है अंदाजा लगाए बैठे हैं, तो अब तो मई की बात हो रही है। देखिए, मई तो मैं समझता हूं कि ये तो बहुत दूर हो जाएगा। इसके ऊपर तो मैं भी समझता हूं कि हमारी जमात भी इतराज उठाएगी। मेरा नहीं ख्याल मई तक इलेक्शन जो है वो जाने चाहिए। डीलिमिटेशन का एक मरहला है, वो भी 3-4 माह का मरहला है, उसके बाद 60 दिन में इलेक्शन हो जाने चाहिए। हमारा भी यही मौक़िफ़ है। तो कहीं सियासी जमातों के साथ हाथ तो नहीं हो गया? नहीं, मैं नहीं समझता ये इस तरह का कहना ये कब्ल वक्त है। कोई ऐसा तासुर, ये जो कमर साहब ने अभी स्टेटमेंट दी है, ये मैं आपके जरिए सुन रहा हूँ, मैंने वो नहीं, मैं डेफिनेटली अगर उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट नहीं, देखिए, खदशा तो है ना सर, हाफिज अब्दुल्ला साहब का ये कहना कि फरवरी से इंतखाबात आगे गए तो हम सियासी तहरीक शुरू कर सकते हैं, इसका मतलब खदशा तो मौजूद है पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के ज़हनों में। देखिए, यहाँ पाकिस्तान में खदशात तो हर बंदा जो है वो हर चीज के ऊपर खड़ा कर देता है। कोई वजह होनी चाहिए ना। अभी जो इलेक्शन 90 दिन में नहीं हो रहे, उसकी वजह डीलिमिटेशन है, जो कि एक आईनी अमल है, एक कानूनी अमल है, गैर कानूनी नहीं है। और फिर उसकी डिमांड की गई मुख्तलिफ जमातों से, उसको चाहा गया कि नए सेंसस के मुताबिक इलेक्शन हो, तो ये एक लॉजिकल वजह बनती है जो समझ आती है। उसके बाद अगर डिले होती है तो वो अगर वो आइन में तो उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, तो फिर डिले नहीं होगी। हमारा यही मौका। लंदन में जो मुलाकातें हो रही हैं, ये इंटरनल मीटिंग होगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, या इसके बाद सेकेंड राउंड में पीपल्स पार्टी और फिर पीडीएम एज अ होल भी सर जोड़कर बैठने के लिए तैयार है? कि पीडीएम जो थी वो कोलिशन पार्टनर थी, और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो एक हाइब्रिड निज़ाम चल रहा था पीटीआई और एक इस्टेब्लिशमेंट का, उसके खिलाफ थी। वो अब मामलात आगे उस शक्ल के और उस तर्ज के ऊपर आगे बढ़ते हैं नहीं बढ़ते, ये फैसला पार्टी क़यादत करेगी। और अभी तो उनकी मुलाकात हो रही है, आगे का क्या लाएमल होगा वो फिर मीटिंग्स के बाद अनाउंस। नहीं, पीडीएम में इत्तेहाद कायम है या डिसॉल्व हो गया? देखिए, जो पीडीएम का इत्तेहाद, जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट थी, अगर ज़रूरत पड़ी तो बिल्कुल वो आगे इस शक्ल के साथ जो है वो बढ़ेगी। लेकिन मैंने जिस तरह आपको उसका मकसद बताया, वो मकसद एक कोलिशन हुकूमत का था, और पीडीएम अभी बिल्कुल मौजूद है, लेकिन उस तरीके से मुतहर्रिक नहीं है। अभी अपनी अपनी जो इलेक्शन में अगर हम जाते हैं तो पीडीएम की ये फैसला नहीं हुआ कि वो पीडीएम की शक्ल में हम इलेक्शन में जाएंगे। हम अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी, ये तो तब होगा ना राना साहब जब इलेक्शंस में जाएंगे। अगर इलेक्शंस में नहीं जाते तो पीडीएम इत्तेहाद को मोबिलाइज करना पड़ सकता है। बिल्कुल, अगर ऐसे ही जरूरत पड़ी तो ये हो सकता है। देखें ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त जो स्टेटमेंट दे रही है, जेयूआईफे जो स्टेटमेंट दे रही है, वो इंटायरली डिफरेंट है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यहाँ रावी चैन ही चैन लिख रहा है। नहीं, देखें, मैंने तो कहा कि जो हाफिज हमदुल्ला साहब ने कहा है, मैं पर्सनली उससे एग्री करूंगा। फरवरी से आगे जाने का कोई जवाब नहीं है, आइन के अंदर कोई उसमें गुंजाइश नहीं है।
केयर टेकर गवर्नमेंट के ऊपर भी एतराज़ात उठा रहे हैं कि जिस अंदाज में कैबिनेट की सिलेक्शन है और लोग काम कर रहे हैं, उसमें जो एडिशंस डिलीशंस हो रही हैं वो भी किसी के इमाम पर, किसी के कहने पर हो रही हैं। आप इससे भी इत्तेफाक करते हैं? देखिए, वो तो उसमें तो हमारा रोल नहीं है। जो एक आईनी रोल था वो प्राइम मिनिस्टर और ऑपोजिशन लीडर का सिर्फ इस हद तक था कि उन्होंने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की सिलेक्शन करनी है। अब उस सिलेक्शन के बाद उस कैबिनेट में कौन आता है कौन जाता है, ये प्रोगेटिव, ये हक जो है ये उस प्राइम मिनिस्टर का है। उसके अंदर मेरा नहीं ख्याल जमातें मुदाखलत कर भी सकती है। लास्टली राणा साहब, आज मरियम नवाज साहिबा के ट्विटर हैंडल ने भी अंगड़ाई ली है और फिर नवाज शरीफ साहब ने भी स्टेटमेंट दिया है, खासतौर पे जो समात आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई है। अब क्या देख रहे हैं, क्या सहूलतकारी हो रही है और क्या रिलीफ मिल जाएगा चेयरमैन पीटीआई को? देखिए, हमें तो इसमें कोई जो है वो क्लैरिटी है 100% कि एक रेस्क्यू मिशन जो है वो पिछले कई सालों से जारी है पीटीआई के लिए, और उसका जो आगाज था वो 63A की तशरीह थी, जो आप किसी लॉ के स्टूडेंट को भी पढ़ा दें तो वो कहेगा कि वोट गिनती उसकी होगी, लेकिन उसकी रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की गई और एक पार्टी को फेवर दिया गया। तो ये रेस्क्यू मिशन जहां जब 9 मई का वाकया होता है तो गुड टू सी यू से स्टार्ट होता है और मर्सिडीज से एंड होता है कि उसके अंदर जो है वो आदमी को छोड़ा जाता है। तो ये मामला जो है ये एक आदत बन चुकी है इधर के जो ट्रायल कोर्ट है, उसके बाद अगर अपील भी जो है वो मौजूद हों और 2 प्लेटफॉर्म्स पे अपील्स मौजूद हों, लेकिन फिर भी मामलत की जाती है। तो देखिए ये कहाँ मामला सेटल होते हैं, लेकिन हम तो इस चीज़ में क्लियर हैं कि आप डी चौक भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को रद्द करके चले जाएं तो कहा जाता है कि वो भूल गए होंगे या उनको पता नहीं लगा होगा। आप समझते हैं कि चेयरमैन पीटीआई भी रिस्क फ्री हैं और रिस्क जीरो नहीं हुआ कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए? नहीं, देखिए, जो रिस्क जीरो जो है वो तो उनके केसेस में तो तब भी जान नहीं थी, अब तो चीजें सामने आ चुकी हैं। हमें तो इंसाफ का मुतालबा है कि को इंसाफ मिले और इंसाफ का पिटीशन लेके जाएंगे तो इंसाफ मिलेगा ना सर? को दरवाजा भी खटखटाना पड़ेगा अदालत से, अदालती चाराजोई भी करनी पड़ेगी। बस वो अगर इस अदालत का खटखटाया गया तो फिर वो आपको मैंने बता ही दिया कि किस किस्म का इंसाफ। अभी तो तराजू का जो एक पलड़ा है वो बिल्कुल उसका झुकाव एक तरफ नजर आ रहा है। चले, इसका मतलब को प्री अरेस्ट बेल लेके मियां साहब को आना पड़ेगा अगर सितंबर में आने का फैसला हातमी है? बिल्कुल जी, ये लीगल टीम डिसाइड करेगी और जब डेट फाइनल होती है तो उसको जल्द अनाउंस करें। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, जेडावाला इंसिडेंट के बाद रियासत ने और सोसाइटी ने एज अ होल कैसे रिस्पॉन्ड किया है, इस बात के बाद हमारे साथ जड़ावाला वाक़े के बाद तबाहाल बस्तियों के मनाजिर दिल चीरने वाले थे। मसीही बरादरी जब खौफ से घरों से निकल गई तो उनके बसे बसाए घरों को आग लगा दी गई। इस आग की जद में जानवर और परिंदे भी आए जो रिहायशियों के पालतू थे, जिन्हें पेट्स कहा जाता है। जड़ावाला के अफसोसनाक वाक़े के बाद पूरा मुल्क गम और गुस्से की लहर में था। किसी भी बाशऊर इंसान ने इस जाहिलाना अमल को सराहा नहीं, बल्कि रियासत पाकिस्तान समेत हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने इस वाक़े की भरपूर मजम्मत की। लेकिन इस वाक़े के बाद जिस तरह पूरी रियासत और अवाम यकसू हुई, वो भी अपनी मिसाल आप है। हुकूमत पाकिस्तान ने मुतासरा ख़ानदानों की जिस तरह से दाद रसी की, उससे साबित हुआ कि रियासत वाकई माँ जैसी होती है। हम ये समझते हैं और हमारा अकीदा है कि हम सबसे पहले पाकिस्तानी और पाकिस्तान हमारा घर है। हम पाकिस्तानियों की रवायत रही है और ये हमारे आइन का बुनियादी जुज़्व है कि ईद हो या ईस्टर, पाकिस्तान में हमेशा एक दूसरे के अकायद और मजहबी रसूमात का न सिर्फ एहतराम किया जाता है, बल्कि सब एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते हैं। मसीही बरादरी का कोई भी मजहबी त्यौहार हो, उसे मुकम्मल आज़ादी के साथ मनाया जाता है। किसी किस्म की कोई पाबंदी का सामना नहीं करना पड़ता। इसी तरह तालीमी इदारे हों, सरकारी इदारे हों, हत्ता के सिक्योरिटी इदारे, उनमें भी मेरिट की बुनियाद पर मसीहियों की नुमाइंदगी होती है। तमाम इदारों में मसीही बरादरी की नुमाइंदगी इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए अक़लियती बरादरी भी अपना किरदार अदा कर रही है। याद रहे कि पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक और दिफाए पाकिस्तान में मसीहियों का भी खून शामिल है, जिस पर हमें फ़ख्र है। जड़ावाला के अफसोसनाक साने के बाद जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान, गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला पंजाब ने मसीहियों की दाद रसी और इमदाद की, वो काबिल सद तहसीन और हौसला अफजा बात है। और ख़ास तौर पे उन शरपसंद अनासर को एक मैसेज भी है कि जो नफ़रत के जो है वो चश्मे बहाते हैं, और जिस चश्मे से नफ़रत का प्रचार मिले
उस चश्मे में जहर मिलाया जा सकता है। ये लाउड एंड क्लियर मैसेज, और दुनिया का कोई भी मजहब उसकी प्रीचिंग्स में ये नहीं है कि वो किसी इंसान, ना ही गौतम ना भगवान, ना ही ईसा ना रहमान, रखे है ऐसा अरमान, मारे इंसान को इंसान। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।